अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Today our topic is horizontal and vertical analysis. हमने लास्ट टाइम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात की थी। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट, मेनली बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मैंने ये तीन इस वजह से लिखी हैं क्योंकि हमने अब करना है एनालिसिस। हमारे पास ये जो स्टेटमेंट्स यूज होती हैं, ये स्टेटमेंट रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, कई एक्सटर्नल यूजर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब देयर आर मैनी एक्सटर्नल यूजर्स जो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन स्टेटमेंट्स को वो देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वो नेट इनकम को जो है आपके इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं। एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल की इंफॉर्मेशन को देखने के लिए वो बैलेंस शीट को देखते हैं, और कैश के इन एंड आउट को देखने के लिए वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं। अब हमारा मकसद ये है कि हमारे पास अमाउंट्स तो आ गई, मतलब हमारे पास बैलेंस शीट में हमारे पास एक साइड पे आपके एसेट्स आ गए, दूसरी साइड पे आपके लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी आ गए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आर द एसेट्स आर इनफ फॉर द पर्टिकुलर कंपनी, आर द लाइबिलिटीज आर इनफ, लाइबिलिटीज ज़्यादा तो नहीं है, लाइबिलिटी कम तो नहीं है, ऑनर्स इक्विटी कैपिटल और तो नहीं रिक्वायर्ड, कम तो नहीं रिक्वायर्ड, या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ठीक है। करंट एसेट्स कितने होने चाहिए, करंट एसेट्स में आपके पास अकाउंट रिसीवेबल कितने होने चाहिए, आपके इन्वेंट्रीज कितनी होनी चाहिए, आपके जो फिक्स एसेट्स हैं वो चूँकि बिजनेस में लिवरेज का बाइस बनते हैं, तो वो कितने होने चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका ये जो इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, आप जिस इंडस्ट्री में हैं वहाँ का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए, कितना उसमें डेट हो, कितना उसमें इक्विटी हो। ठीक है, इसी तरह इनकम स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि सेल्स तो हमारी दी हुई है, हो सकता है नेट प्रॉफिट भी आ रहा हो, लेकिन कंपनी ने एनालाइज करना है कि आज अगर हमारी सेल्स इतनी है, लेट से $1000 है, तो इंडस्ट्री के मुताबिक ये कुछ भी नहीं है, हमें अपनी सेल को बढ़ाना है। ठीक है, कई बार जो है वो फाइनेंशियल मैनेजर के डिसीजन होते हैं कि हमने अपने कॉस्ट को कम करना है। आपके जो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, उसको कंट्रोल करना है। वो सारे एनालिसिस होते हैं। हम लोग एक्सटर्नली कस्टमर बाहर बैठे हैं, हम लोग देखते हैं कि ये लोग जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बहुत कर रहे हैं, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव, बाकी इंडस्ट्री की कंपनीज में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए, टैक्सेस कितने पे कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको एनालाइज करना होता है, इनको प्रॉपर एनालाइज हम लोग करते हैं। हम देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कितनी होनी चाहिए और कितनी ज़्यादा है। हमने एक रेशियो शेयर की थी, दैट इज मैंने आपके साथ अर्निंग पर शेयर ये एक किस्म की रेशियो है जो बताती है कंपनी की स्ट्रेंथ को, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को ऐसा बताती है कि वो, अगर हमने शेयर होल्डर की वेल्थ को
मैयर करना है तो हम अर्निंग पर शेयर एक मैयर है जो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैयर करता है। मतलब इसमें आपके पास आ जाता है नेट इनकम आ जाती है, उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो ये हमें बता देता है कि हर शेयर के अगेंस्ट कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, ये हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम इनका एनालिसिस करते हैं। हमारे पास ये ज़रूरत होती है कि हमने एनालिसिस करना है। हम उस एनालिसिस को किस तरह कर सकते हैं? वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ रेशियो एनालिसिस। ठीक है, हम लोग एक रेशियो एनालिसिस कंडक्ट करवा सकते हैं। इस रेशियो एनालिसिस से हम मुख्तलिफ आइटम्स मतलब एसेट्स का लाइबिलिटीज़ के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। रेशियो जिस तरह ये मैंने रेशियो निकाली, इसमें नेट इनकम की रेशियो निकाली विद नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, उसने मुझे बता दिया कि पर शेयर कितना प्रॉफिट है। इसी तरह हम रेशियो एनालिसिस में बहुत ज़्यादा रेशियोज जो हैं वो कंडक्ट करवाते हैं। हम देखते हैं कि फर्म जो है वो कितनी लिक्विड है, मतलब उसके एसेट्स और कितने ज़्यादा जो हैं वो आराम से कन्वर्ट हो सकते हैं, और वो जो करंट एसेट्स हैं कितने ज़्यादा हैं कि वो करंट लायबिलिटीज़ को पूरा कर सकें। ठीक है, तो हम लिक्विडिटी रेशोज़ को देखते हैं, लिक्विडिटी रेशोज़ को देखते हैं। ये मैं डिटेल में बाद में भी आपको बताऊंगा। एक्टिविटी रेशोज़ को देखते हैं। एक्टिविटी रेशोज़ ऐसी रेशोज़ होती हैं जो आपको बताती हैं कि आपके इन्वेंट्री परचेज करने से सेल करने तक आपकी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन एक्टिविटीज़ के अंदर आपकी मुख्तलिफ रेशोज़ आती हैं। ठीक है, कि अकाउंट रिसीवेबल को रिसीव करने का कितना टाइम लगता है, और अगर हम लोग जब सेल करते हैं, लेट्स से जब सेल करते हैं तो उस अमाउंट को रिसीव करने में कितना टाइम लगता है, जब हम परचेज करते हैं तो हमें पेमेंट करने में कितना टाइम लगता है, जो हमने इन्वेंटरीज परचेज की हैं उसको सेल में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है। ये सारे हमारी चीज़ें जो हैं ये एक्टिविटी रेशोज़ में आ जाती हैं। ठीक है, फिर आपकी डेट रेशोज़ होती हैं, डेट रेशोज़। ठीक है, डेट रेशियोज़ आपके पास आ जाती हैं, आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ आ जाती हैं। ठीक है, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ratios which we are going to do in our analysis, और हम ये ratios जो अप्लाई कर रहे हैं ये हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्लाई कर रहे हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अप्लाई करके हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं ओवरऑल कंपनी की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वी कैन मेक अ डिसीजन। ठीक है, हम लोग एक डिसीजन कर सकते हैं। अगर हम इंटरनल टू दी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम डिसीजन करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें ठीक करनी हैं, क्या क्या चीज़ें बढ़ानी है, अपनी सेल्स को बढ़ाना है, इन्वेंट्री को बढ़ाना है, कॉस्ट को कम करना है। ठीक है, अपनी करंट एसेट्स पे फोकस करना है या फिक्स एसेट पे फोकस करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये हम इंटरनल टू दी ऑर्गेनाइजेशन हम ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और अगर हम एक्सटर्नल यूजर्स हैं तो हम इन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बेस के ऊपर हम कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरी कंपनीज के साथ, हम कंपैरिजन कर सकते हैं ईयर वाइज, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और हम लोग ये डिसीजन कर सकते हैं कि हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। और दूसरा, एक्सटर्नल टू दी ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिटर्स भी होते हैं, वो भी कंपनी की स्टेटमेंट्स का रेशियो एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमने इस कंपनी के अंदर इस कंपनी को उधार देना है कि नहीं देना। तो कई यूजर्स हैं जो मुख्तलिफ रेशियोज को अप्लाई करते हैं और रेशियोज को अप्लाई करके अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने ओवरऑल कंपनी का एक किस्म का एनालिसिस करना है। उसके लिए दो किस्म के हमारे पास एनालिसिस आ जाते हैं। देयर इज अ, हम लोग रेशियोज ही निकालेंगे इसके अंदर, लेकिन ओवरऑल कंपनी का एनालिसिस करेंगे। एक तो आपके पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, और दूसरा आपके पास आ जाता है वर्टिकल एनालिसिस।
इसके अंदर हम एनालिसिस तो करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हम दो आइटम्स की रेशियो नहीं निकालते हैं, हम लोग ओवरऑल पूरी कंपनीज की रेशियोज जो हैं वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर। सो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर डेफिनेटली अगर आप ये देखें तो हॉरिजॉन्टल इस तरह स्ट्रेट लाइन जाएगा, मतलब आप इस तरह हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करेंगे, और वर्टिकल के अंदर आप जब एनालिसिस करेंगे तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अप आपका एनालिसिस होगा, आपकी रेशियोज निकलेंगी। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसको हम बेस ईयर एनालिसिस भी कहते हैं। ये क्या बताता है, अगर हम इसको डिफाइन करें, रिव्यू द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट over multiple periods। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होता है, ये इट यूजली depicted as the percentage ग्रोथ। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये परसेंटेज ग्रोथ बताता है कि आपके किसी भी आइटम के अंदर कितनी परसेंटेज ग्रोथ आई है ओवर द टाइम पीरियड। ठीक है, हम लोग मतलब अगर लेट्स से मैं एक यहाँ पर आपको एक सेल्स की अगर बात करता हूँ, तो सेल्स 2015 से लेकर हम लोग 2020 तक देखते हैं कि सेल्स के अंदर कितनी परसेंटेज ग्रोथ आई है। ठीक है, सेल्स जो 2015 में थी उसके अगेंस्ट 2020 में सेल ग्रो की है कि सेल के अंदर डिक्लाइन आया है, ये आपके पास एक किस्म का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आ जाता है। हम लोग इसमें एक बेस ईयर रख लेते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे 2015 को बेस ईयर रख लिया। ठीक है, इसको हम बेस ईयर रख लेते हैं, और इस बेस ईयर की बेस के ऊपर, इसलिए इसको बेस ईयर एनालिसिस भी कहा जाता है। बेस ईयर की बेस के ऊपर हम देखते हैं 2016 में कितना इंक्रीज आया सेल के अंदर, फिर 2017 में कितना इंक्रीज आया सेल के अंदर। ठीक है, इसी तरह जितने सालों का आपको रिक्वायर्ड है, आप उतने सालों की ग्रोथ जो है इसके अंदर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास दूसरा आ जाता है वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप मुख्तलिफ आइटम्स ऑफ द सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सेम फाइनेंशियल ईयर में आप उनकी आपस में को रिलेशन चेक करते हैं। आप उसमें आपस में देखते हैं कि जी इनका रिलेशन क्या है, इनके आपस में रेशो कितनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूं कि 2020 में जो सेल्स है, लेट से सेल्स आपकी अगर 1 लाख है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आपके पास आ रही है 50,000। ठीक है, तो और आपके ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 50,000 अगेन। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल के कितना परसेंट है, कितना परसेंट आपके सेल के अंदर कॉस्ट का लेवल है, तो आप सिंपली इसकी रेशियो निकाल सकते हैं। आप इसको इस पे डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज द वर्टिकल
टॉप टू बॉटम एनालिसिस के कितने परसेंट कॉस्ट है, कितने परसेंट आपका ग्रॉस प्रॉफिट सेल का पार्ट है। ठीक है, आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, दैट इज 25,000 लेट्स से। सो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया 25,000। ठीक है, आप ये एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप 50 डिवाइड बाय 100 मतलब 50,000 डिवाइड बाय 100,000 आप करते हैं तो आपके पास 50% जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आएगा सेल का 50% है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी सेल का 50% है। ठीक है, सेल को आप 100% पे रखेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी सेल का 50% है, ग्रॉस प्रॉफिट भी सेल का जो है वो 50% है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो सेल के 25% है। ठीक है, और आपका नेट प्रॉफिट सेल का कितने परसेंट है, 25% है। तो टॉप टू बॉटम वर्टिकल एनालिसिस एक ही साल का एनालिसिस हुआ है। सो इस तरह आप एनालिसिस कर सकते हैं कि सेल की परसेंटेज के हिसाब से सारी आइटम्स को आप देख सकते हैं और आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। दिस इज द वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, इसको आप कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। सो ये क्या बताता है, दिस इज कोरिलेशन between single items of the financial statements। इसके अंदर आप कुछ चीज़ों के हिसाब से बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं कि उसकी परसेंटेज क्या है। जिस तरह यहाँ पर हमने देखा इनकम स्टेटमेंट में सेल्स को देखा, बैलेंस शीट में हम बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, तो उसके अंदर हम टोटल एसेट्स को रख सकते हैं। ठीक है, टोटल एसेट्स अब वहां पे सबसे नीचे दिए होते हैं टोटल एसेट टू बॉटम टू अप, आपका एनालिसिस होगा इसको 100% रख लेंगे, बाकी सारी आइटम्स की परसेंटेज इसके हिसाब से आप देखी जाओगे। इस साइड पे आप टोटल लाइबिलिटीज को आप 100% रख सकते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से सारी लाइबिलिटीज को आप देख सकते हैं। कैपिटल को आप 100% रख सकते हैं, उसके हिसाब से सारी परसेंटेज आप देख सकते हैं। तो ये बैलेंस शीट का आप एनालिसिस कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप टोटल कैश इनफ्लोज को आप एज अ 100% रख के बाकी सारी चीज़ों का आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वे कि आप इसको ऐसे परफॉर्म करेंगे वर्टिकल एनालिसिस को और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को।